आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। और हम आज बात करेंगे व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अनदर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पर हम केस करेंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी हमने किराए पे भी दी हुई है और साथ में प्रॉपर्टी हमारे पास एक और है जो हमने यूज़ की है अपने रेजिडेंस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ देख लेते हैं एक बात शुरू करने से पहले थ्योरी। एज पर सेक्शन 23 2A, a house property that shall be treated as self-occupied property वेयर सच प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ। एक वो प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी कुछ कंडीशन है। पहली, इट इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेजिडेंस, कि वो जो ओनर है उसके पास है, वो अपने घर के लिए उसको यूज़ कर रहा है अपने रहने के लिए। सेकंड, इट इज़ नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब उसने पूरे साल में कोई उससे किराया नहीं लिया एक महीने के लिए भी। और लास्ट है, नो अदर बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपने इसके अलावा कोई बेनिफिट डिराइव नहीं किया। मतलब सीधी सी बात है कि आपने उससे एक रुपया भी नहीं कमाया पूरे साल, ना किसी को किराए पे दिया, तो वो कहलाएगी आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है और उसमें से एक आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक आपने किराए पे दी हुई है, तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप किसी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो। ठीक है, पहले ये एक हाउस के लिए, मतलब आपके पास 3 हाउस हैं, तो अगर आपके पास 3 हाउस हैं तो आप 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो। उनकी हम जो वैल्यू निकालते हैं वो निल मानी जाएगी और उस पे आपको इंटरेस्ट की रिबेट मिलेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इफ एन एसएससी ऑक्यूपाइज मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, इज अलाउड टू ट्रीट ओनली 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसको 2 को अलाउ कर देंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाई करने का, तीसरे को अलाउ करना नहीं करेंगे और उसको मानेंगे कि उसको लेट आउट किया है, चाहे वो उसको लेट आउट करे या ना करे, और उसको हम बोलेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशन क्या बताता है, फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कोई है तो उसको हम मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अगर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्टली वैकेंट है, मतलब किराए पे नहीं दी, तो मानी जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो बता रहा था मैं आपको कि प्रॉपर्टी आपने किराए पे भी नहीं दी और आप उसमें रहते हैं, तो वो मानी जाएगी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड, चाहे वो वैकेंट पड़ी हो आपकी या आपके पास हो। ठीक है, थर्ड पार्ट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। एक पार्ट आपने क्या किया है, लेट आउट किया हुआ है, अब एक पार्ट में आप रह रहे हैं, तो उसको हम मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली लेट आउट है, मतलब आधे पे हम उस पर टैक्स लगाएंगे, आधे को हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। लास्ट क्या है आपका, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली यूज फॉर बिजनेस। आपने आधी यूज की है बिजनेस के लिए और आधी यूज की है अपने रहने के लिए, तो हम उस आधे पार्ट को जो आपने अपने रहने के लिए यूज किया उसको मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपेशन और बाकी को हम टैक्स लगाएंगे एज बिजनेस इनकम। ठीक है, अब जो ये बेनिफिट मिल रहा है आपको दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करने का, मतलब सीधी बात है, आपको दो प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो किसको मिलेगा देख लेते हैं। बेनिफिट अंडर सेक्शन 23(2) कैन बी क्लेम बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली दो लोगों को मिलेगा, इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। ठीक है, व्हेन द ओनर वांट टू चेंज हिज ऑप्शन, ओनर कैन चेंज द ऑप्शन। ठीक है, वो ऑप्शन को चेंज कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वंस अ प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड इट शैल बी कंटिन्यूअसली ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर उसने एक प्रॉपर्टी को एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि वो हमेशा उसी को माने, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। थर्ड केस, व्हेन ओनर ऑक्यूपाइज अ हाउस इन सम अदर कैपेसिटी, जब ओनर ने उस हाउस को किसी और कैपेसिटी में, यानी कि वो एज अ रहने के लिए नहीं यूज़ कर रहा, वो एज अ एम्प्लॉयर यूज़ कर रहा है उसको, तो हम क्या मानेंगे उसको, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन प्रोफेशन। उसके बारे में लिखा हुआ है ये डिटेल के अंदर। और लास्ट है, व्हेन मोर देन वन प्रॉपर्टी यूज इन अ कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे केसेस। ठीक है, तो वो पार्ट जो आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और बाकी जो लेट आउट किया हुआ है इसको हम मान लेंगे कि वो हमने किराए पे दिया है, इसको हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसी के बारे में डिटेल दे रखी है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे अभी। अब इनकम कैसे निकालेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, मैंने आपको बताया उसकी वैल्यू हम निल मानेंगे, ये रहा वैल्यू इज निल, एन ए भी निल है उसकी। लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपने जो उसमें वही लोन लिया हुआ है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो यहाँ से, तो आपकी इनकम भी नेगेटिव भी हो सकती है अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो क्लेम की सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, जो हम कभी आगे बात करेंगे लास्ट क्लासेस के अंदर अपनी। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं नेट एनुअल वैल्यू की। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपको मैं पहले ही बताया था कि हम दो प्रॉपर्टी की निल ले सकते हैं और चॉइस है एसएससी की कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेता है। ठीक है, ही कैन चूज दूस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है,
किसी भी दो प्रॉपर्टी में इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जैसे इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट हमारे को अलाउड होगा, तो उसकी जो लिमिट है आपके सामने को गिवन है, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इन एग्रीगेट। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको अलाउ है 2 लाख रुपए का, जो आपको डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलती है आपको नेट एनुअल वैल्यू से, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। वैन लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद में, तो आपकी ये कंडीशन है जो एप्लीकेबल होती है। पहली, लोन इज यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने उसका यूटिलाइजेशन किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड, सच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कम्प्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, जो कंस्ट्रक्शन है या जो एक्विजिशन है वो 5 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है, और लास्ट तक, लैंडर सर्टिफाइज दैट इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन, जो आपको लोन का इंटरेस्ट है उसका सर्टिफिकेट आपको बैंक देगा, तभी माना जाएगा, वरना आपको इंटरेस्ट का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन थी कि आपने उसका यूज़ किया है 1 अप्रैल 1999 के बाद घर को बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन थी कि 5 साल में आपने घर बना लिया, यानी 5 साल से ज़्यादा बनाया। और लास्ट कंडीशन थी आपकी कि उसका सर्टिफिकेट आपको बैंक देगा, तभी वो माना जाएगा, वरना उसको हम नहीं मानेंगे। और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट हमने लिया प्रॉपर्टी का है ना, उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे थे। चलिए, लास्ट थिंग, कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑन लोन इज एज अंडर, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके बारे में एक बार फिर से ब्रीफ में जान लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या इसके बारे में सीखा है। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये वाला है ना। तो क्या किया आपने, उसका लोन किस लिए लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए लिया आपने। लिमिट कितनी मैक्सिमम है आपकी, 2 लाख रुपए, अगर आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, उससे पहले अलाउड नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दोबारा है, आपने लिया है रिपेयर के लिए, अगर रिपेयर के लिए आप ले रहे हैं तो आपको लोन 30,000 रुपये की रिबेट मिलेगी, इससे ऊपर नहीं। मतलब आपने घर लिया बनाने के लिए लोन, तो 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी, और आपने लिया उसको रिपेयर करने के लिए तो आपको छूट मिलेगी सिर्फ 30,000 रुपये की। नेक्स्ट है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिफोर, अगर आपने 1999 से पहले लिया है तो वहाँ पर ये अमाउंट कम होकर 30,000 हो जाएगा। ये 2 लाख की जो रिबेट है ये आपको 99 के बाद ही मिलेगी, उससे पहले हर कंडीशन में मैक्सिमम 30,000 रुपये है, चाहे वो आपका रिपेयर हो या कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी हो। ठीक है, और लास्ट थिंग, लेट आउट है, आपने किराए पे दी है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर आप कोई भी टाइम कभी भी जो भी अमाउंट लिया है उसको हम पूरा अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अर्न कर रहे हैं तो हम लेस कर सकते हैं, बाकी दोनों पार्ट में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर हमारा टैक्स कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बाकी क्या सब नेगेटिव इनकम हो जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी जो 99 के बाद आपने कंस्ट्रक्शन के लिए ली है और लोन लिया है उसके लिए, और 5 साल में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है तो आपको 2 लाख की छूट मिलेगी। रिपेयर के लिए लोन लिया है तो 30,000 की मिलेगी। इसके अलावा अन्य केसों में, अदर केसेस में सिर्फ 30,000 रुपये की आपको मिलेगी लिमिट। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है, यानी कि किराए पे दी हुई है आपने, तो पूरा अमाउंट जितना भी आपका मैक्सिमम बनता है वहाँ कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, सीधा पूरा अमाउंट आपका मैक्सिमम माइनस हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा जान लिया इंटरेस्ट के बारे में। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, तो क्वेश्चन पूरा समझ में हमारे को आएगा कैसे एग्जाम में करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप यहाँ देखेंगे आपके पास 3 प्रॉपर्टी है और तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो तीनों प्रॉपर्टी को उसने क्या किया हुआ है, किराए पे नहीं दिया हुआ। और उसके पास 3 प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको बताया था मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे और तीसरी को मान लेंगे डीम टू बी लेट आउट, मतलब हम मान लेंगे वो किराए पे दी हुई है, चाहे उसने दी है या नहीं दी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टी उसके पास है, मिस्टर ए के पास, वो चेन्नई में रहता है, और आपको डिटेल दी हुई है उसकी, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, और फेयर रेंट दे रखा है, टैक्स दे रखे हैं, और लास्ट में लोन दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट। जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप देखेंगे, ये जो बाकी दोनों प्रॉपर्टी है वो की वैल्यू जो आ रही है आप देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट को ही देखेंगे तो 15 लाख और 18 लाख आ रही है, और इसकी सिर्फ 1.5 लाख आ रही है। तो मतलब साफ है कि जो प्रॉपर्टी पे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा आप उसको लेट आउट ले सकते हो, ये आपको चॉइस मिलेगी, है ना। और फिर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। तो दो प्रॉपर्टी, नंबर 2 और 3, जिसका 15 लाख और 18 लाख रुपए का वैल्यूएशन आ रहा था स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से, उसको हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 और 3, है ना। तो क्या होगा उससे, उसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो हो जाएगी नील, जो मैंने आपको अभी बताया था थ्योरी के अंदर कि हम 2 प्रॉपर्टी को मैक्सिमम मान सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू नील आ जाएगी, तो ये आ गई नील वैल्यू आपकी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उस पर हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे हम निकालते आए हैं। पहली कंडीशन थी हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट,
इन दोनों में जो ज़्यादा हो तो 2.5 लाख रुपए, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट यानी कि ये 1.5 लाख रुपए, या फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो यहाँ पर रेंट तो मिलता ही नहीं है आपको, तो यानी कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो आपकी लिमिट हो जाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपकी आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कैसे निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद पहली चीज़ माइनस होती है इससे म्युनिसिपल टैक्सेस। तो देखो यहाँ पर कितने दे रखे हैं म्युनिसिपल टैक्सेस आपको, ये रहे 10%। ठीक है, जो भी आपको हमेशा याद रखना है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलते हैं, लिखा भी है क्वेश्चन के अंदर 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 2 लाख, उसका 10% कितना होता है 20,000 रुपये। तो जो 20,000 रुपये ये आया आपका नीचे, ये अमाउंट, ये है म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ये एग्जाम में हम गलती करते हैं, ध्यान रखना है हमेशा, जो म्युनिसिपल वैल्यू पे ही निकाला जाता है, किसी और वैल्यू पे नहीं। तो 20,000 रुपये हमने ये कम कर दिए, तो हमारे को मिल गई नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिल गई हमारे को नेट एनुअल वैल्यू। उसमें दो चीज़ें कम करनी है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30,000 रुपये या 30% ऑफ वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है आपका 30% ऑफ वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना 39,000 रुपये आ गया। 1,30,000 का 30% निकाला तो 39,000 रुपये। या फिर आपका और अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लास्ट में आपको बताया था अभी पहले पार्ट के अंदर कि कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट मान ली है हमने, तो इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सारा अमाउंट 90,000 का 90,000 आपको अलाउ होगा। तो ये 90,000 रुपये पूरा हमने अलाउ कर दिया। तो दो चीज़ हमारी लेस हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है जो एनएवी का हमेशा, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने दिया है वो एक्चुअल, ये दोनों हमने कम कर दिए। तो हमारी वैल्यू आ गई 1,000 रुपये, यानी कि सिर्फ हमारे को 1,000 रुपये का लगेगा टैक्स, सॉरी 1,000 रुपये का हमारी लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 1,000 रुपये के ऊपर। ये है हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं दोबारा से, हमें पहले निकाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैसे निकाली, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट जो हायर हो, तो यानी 2 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये, लेकिन सब्जेक्ट टू एनुअल स्टैंडर्ड रेंट वो है 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख रुपये हमारा आ गया यहाँ पे, माइनस किया म्युनिसिपल टैक्सेस 2 लाख का 10%, तो 20,000 रुपये। उसके बाद माइनस किया हमने इसके तो आया हमारा 1,30,000। अब हम दो चीज़ें हमेशा कम करते हैं, पहला है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो एनएवी का निकाला 30% 39,000 रुपये। सेकंड इंटरेस्ट, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया इसको, तो सारा का सारा 90,000 माइनस हो गया। तो दोनों हमने अमाउंट माइनस किए, 1,29,000 हमने माइनस कर दिया, तो सिर्फ 1,000 रुपये हमारी आई वैल्यू इस प्रॉपर्टी की, जो हमारी लेट आउट मानी गई है ना। अब उसके अलावा आपको बताया था कि ये दो प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा इनका रेंट आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, इसलिए इन दोनों को हमने मान ली सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हमें अलाउड है, तो इनकी वैल्यू हमारी निल आ गई। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट है उसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए है, अगर आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद दिया है। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस, ये अलाउड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब लिया है 16-17 में, तो ये भी ठीक है, कंडीशन मेट हो गई हमारी। तो ये दोनों इंटरेस्ट आपको अलाउड होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, उसको एक्सीड नहीं कर सकते हम। तो 2 लाख रुपए आपके ये यहाँ से माइनस कर दिए हमने, ये 2 लाख रुपए जो आपके थे ये आपको मैक्सिमम रिबेट मिल गई। तो जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, वो आ गई नेगेटिव, 2 लाख रुपए नेगेटिव। मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं अपने रहने के लिए वहाँ पर ही नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए नेगेटिव आ गई, और पहली थी पॉजिटिव 1,000 रुपये, तो यहाँ से सेट ऑफ कर दिया इसको हमने। तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 1,99,000 नेगेटिव, यानी कि हमें इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देख लो, पहली प्रॉपर्टी का 1,000 रुपये, दूसरी दोनों का हमने बताया कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ली, तो उसकी वैल्यू नील आएगी, एनएवी नील आएगी। उससे हमें माइनस करना है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 0 होगा, लेकिन जो लास्ट अमाउंट है इंटरेस्ट का 1,70 और 1,65, ये हम दोनों को लेस करेंगे, लेकिन इसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपये हमें मैक्सिमम रिबेट मिलेगी, तो वो हमने माइनस कर दिया 2 लाख रुपये। तो ये हमारी माइनस आ गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, और पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस में आ रही थी। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो हेड है उसमें हमारा निकल रहा है 1,99,000 रुपीज़ का नेगेटिव फिगर, यानी कि हमें इसमें कोई टैक्स अभी नहीं देना। इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं आगे आने वाले प्रॉफिट में से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास के अंदर, होप समझ में आ पाया होगा। थैंक यू वेरी मच। सर वो आपने नोट्स नहीं दिए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।